आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के, वो आपकी पाठ्य पुस्तक वितान से लिया गया है और सेकंड पार्ट है ये। और इस पार्ट का नाम है जूझ। जूझ का मतलब होता है संघर्ष, जूझना। कुछ लोग वास्तव में अपनी जिंदगी से जूझ जूझ के ही चले जाते हैं, और जो लोग जूझ जूझ कर चले जाते हैं, संघर्ष कर करके चले जाते हैं, वो शायद सही तरीके से संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी बताने वाला हूं, जो कहानी बताने वाला हूं, वो आत्मकथात्मक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें एक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन से जूझता है, संघर्ष करता है, विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख के और हार्ड वर्क कंटिन्यू करके अपने आप को सफलता के शिखर पर लेकर जाता है। ऐसे व्यक्ति की आज मैं आपको कहानी, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जूझ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना। अब संघर्ष, जिस व्यक्ति के संघर्ष में आपको बता रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम आनंद यादव है। क्या है? आनंद यादव। मराठी साहित्यकार। कौन से साहित्यकार? मराठी साहित्यकार, विख्यात वरिष्ठ साहित्यकार आनंद यादव का जन्म 30 नवंबर 1935 को हुआ था। 30 नवंबर 1935 को एक मराठी के ऐसे साहित्यकार का जन्म हुआ जिसका जन्म होते ही उसे गांव के उस परिवेश से जूझना पड़ा, उस परिवेश से जूझना पड़ा जहां शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम रत्ना अप्पा जकाते था। क्या नाम था? रत्ना अप्पा जकाते, मतलब रत्ना अप्पा जकाते पूरा नाम था बचपन का। तथा पूरा नाम आनंद रतन यादव था। क्या था? आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री। अब ये स्नातकोत्तर क्या होता है? स्नातक तो पता था, अब ये स्नातकोत्तर क्या है? तो आप यूजी करते हो, फिर पीजी करते हो, और पीजी को ही हम क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन को ही हम क्या कहते हैं? स्नातकोत्तर कहते हैं। जैसे मैंने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, एमए किया, तो ये एमकॉम एमए ये कौन सी डिग्री हो गई? ये स्नातकोत्तर की डिग्री हो गई, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। की डिग्री पुणे विश्वविद्यालय से प्राप्त की मैंने, जीवाजी विश्वविद्यालय से प्राप्त की, तथा वहीं पर मराठी विभाग में अध्यक्ष रहे। क्या रहे? मराठी विभाग में अध्यक्ष रहे। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी? 40 पुस्तकें। बड़ी बात होती है 40 पुस्तकें लिखना, जिनमें उपन्यास थे। ये उपन्यास अंश ही है, जूझ जो स्टोरी है वो उपन्यास अंश ही है। कहानी है, निबंध है, कविता है, समालोचना है, आदि सम्मिलित हैं। उनके लिखित नटरंग जो उनकी लिखा गया उपन्यास था, उस पर एक मराठी फिल्म भी बनी है, और उनके लिखित नटरंग उपन्यास पर बनी मराठी फिल्म अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। इन्हें इनके आत्मपरक उपन्यास जूझ, आत्मपरक उपन्यास मतलब खुद की आत्मा से खुद के जीवन पर लिखा गया उपन्यास, जूझ पर 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हाँ, और हम तो अगर किसी से जूझने लगे तो हमें घर वाले बेलन से नवाज सकते, और झाड़ू से नवाज सकते, और भी किसी से नवाज सकते, इसलिए बच के रहना। पेरेंट्स से मत जूझने का प्रयास करना गलती से भी। सम्मानित किया गया सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ के मराठी के अध्यक्ष पद से इन्होंने अवकाश प्राप्त किया। ये सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ में मराठी के अध्यक्ष पद पर भी रहे, इसका मतलब। और फिर इन्होंने अवकाश प्राप्त किया। इन्होंने मराठी ग्रामीण जीवन साहित्य को अलग पहचान दी। 27 नवंबर 2016 को 83 ईयर्स की आयु में, 83 वर्ष की उम्र में, 27 नवंबर 2016 को 83 वर्ष की आयु में इनकी पुणे में मृत्यु हुई। कहां पर मृत्यु हुई? पुणे में मृत्यु हुई। ये तो लेखक के बारे में था, लेकिन हमें लेखक से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हमें चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, स्टोरी से क्वेश्चन आएंगे। लेखक के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, कभी ऑब्जेक्टिव उसमें से भी बनते हैं, लेकिन
हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर से आएंगे और चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं इस चैप्टर को आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको नहीं छूटेगा इससे, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो तो। ओके, मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद रत्न यादव का जूझ अति प्रसिद्ध आत्मपरक उपन्यास है। यहां पर इस उपन्यास का कुछ ही अंश आपको बताया गया है, मतलब आप लोगों को मैं कुछ ही अंश पढ़ाने जा रहा हूं, पूरा उपन्यास आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, और वो पूरा उपन्यास आपको यहां नहीं मिलने वाला है। यहां आपको केवल कुछ ही अंश जो आपकी बुक में दिया गया है उसी को हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, आपको इस सीन में क्या दिख रहा है? एक बच्चा दिख रहा है, ये रहा, जो पढ़ने के लिए बहुत ही लालायित है, इंटरेस्टेड है, और इतना उत्सुक है पढ़ने के लिए, इतना उत्सुक है कि भैया भैंस पर भी रस लिख के रख दिए उसने। किस पर? आपको पता है भैंस की पीठ कैसी होती है? काली होती है। और भैंस भैंस को बुरा नहीं लग रहा भाई, तो ब्यूटी पार्लर से गोरी भी हो सकती है। हाँ, ये ब्यूटी पार्लर ही कर रहा है, उस पर खड़िया या चौक से क्या कर रहा है? रस लिख रहा है। क्या लिख रहा है? रस लिख रहा है। लोग बाग रस का मतलब ये समझने लगते हैं कि गन्ने का रस तो नहीं है कहीं। रस एक्चुअल में, रस के बिना कविता है ही नहीं, कविता रसों से ही चल रही है। तो सीधी सी बात यह है, रस लिख रहा है। ये रस एक ग्रामर का एक टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है, जिसमें हम 10 रस पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा, अब तो 11 भी हो गए हैं। रस, छंद, अलंकार, ये सब कुछ मिलकर हिंदी को परिपूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? परिपूर्ण करते हैं। वो ग्रामर के टॉपिक में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां ये देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा किस प्रकार रस सीख रहा है, किस प्रकार व्याकरण सीख रहा है, किस प्रकार कविता बनाना सीख रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। लेकिन इसके फैमिली वाले बहुत ही बड़े वाले हैं। बड़े वाले मतलब ऐसे बड़े वाले जो पढ़ाई को प्रमोट नहीं करते। वाह! और एक मेरे फैमिली वाले थे जो पढ़ाई के लिए कभी कभी तो बेल्ट पड़ता था तो बेल्ट से कूट देते थे, और संटी पड़ती थी तो संटी से कूट देते थे भाई। और मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, और ये भाई साहब थोड़े से अलग ही किस्म के हैं, ये पढ़ने के लिए खूब इंटरेस्टेड हैं और इनके घर वाले पढ़ाने के लिए इनको इंटरेस्टेड नहीं है। आगे देखिए, मैं आनंद यादव की तरफ से मैं पाठ को पढ़ूंगा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि मैं आनंद यादव की इस तरफ से स्टोरी बोल रहा हूं। स्टोरी क्या है समझिए। पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़पता था, मेरा बिल्कुल अपोजिट है, मेरा मन रोता था। पाठशाला देखकर तो तड़पड़ाहट सी होने लगती थी, पाठशाला नहीं जाने की इच्छा होती थी। बचपन में पाठशाला का नाम सुनते ही गड़बड़ होने लगती थी, और वो तो टीचर ही खराब होते थे पहले के, टांग के ले जाते थे, 4 बच्चों को भेज देते थे, वो बच्चे 4 आते थे और टांग के ले जाते थे कंधे पर। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़पता था। आनंद यादव अपनी तरफ से कह रहा है कि पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़पता था। क्यों तड़पता था? क्योंकि घर वाले पढ़ने नहीं जाने देते थे। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर, दादा मतलब इनके जो पिताजी हैं, दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि दादा पढ़ाई को प्रमोट ही नहीं करते थे। वो खेती बाड़ी का काम करो यार, और अब तुम खेती बाड़ी संभालो और हमें फ्री घूमने दो। वाह क्या दादाजी है, वाह! दादा मतलब इनके पिताजी। हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे बोल दूं मैं पढ़ने जाऊंगा, ये बोलने की डर लगता था कि हड्डी पसली एक न कर देगा। अगर दादा के सामने आपने गलती से बोल दिया कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो दादा मेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देगा, हड्डी पसली तोड़कर फेंक देगा। और एक हमारे घर वाले हैं, गलती से आप बोल के देख लेना, आप अपने घर पर प्रयास करना एक बार बोल के कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं है, देखना हड्डी पसली एक ना हो जाए। ये इधर उल्टा हो रहा है। इसलिए मैं ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे, कि क्या समझा दे, दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये बात सही है, खेती बाड़ी के काम में ज्यादा कुछ आप अर्जित नहीं कर पाते, ज्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है। तो आनंद यादव समझ गए, मतलब आनंदा समझ गया। क्या समझ गया? कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज खेती बाड़ी में यूं ही लगे रहे और कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है खेती बाड़ी से जो आया हुआ पैसा होता था पहले, वो बहुत कम होता था। एक किसान जूझ जूझ के ही मर जाता था बेचारा। तो वो पहले ही कह रहे हैं, आजकल तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर चलने लगे हैं। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के चलते रेट जो है फिक्स कर दी जाती है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसलिए वो कह रहा है कि खेतीबाड़ी के काम में कुछ ज्यादा पल्ले पड़ने वाला है नहीं, मैं इसी में सड़ जाऊंगा साला खेतीबाड़ी कर करके। इसलिए मुझे लगता है कि कोई दादाजी को समझा दे और मेरे पिताजी से कह दे कि पिताजी, मेरे पिताजी से क्या कह दे कि अपने बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दो। लेकिन कौन कह दे? उसके मारे सब लोगों को डर लगता था।
बड़ा भयंकर आदमी था। जो भी हो, जो जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, और यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। बाबा के समय में कुछ और थी खेती, आज और कम हो गई, और कम हो गई, खेती बाड़ी कम होती चली जा रही है। अब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर मैं इसी तरीके से खेती बाड़ी में काम करता रहा तो मेरा तो जीवन नरक है। कौन कह रहा है? ये आनंद यादव कह रहा है। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। क्या में धकेल रही है? खेती बाड़ी गड्ढे में धकेल रही है। हमें आजकल पता है खेती बाड़ी गड्ढे में नहीं धकेल रही, ये मोबाइल गड्ढे में धकेल रहा है। स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन, रील देखने में वेस्ट कर रहे हैं ना हम टाइम, यही गड्ढे में धकेल रहा है। रील मत देखिए, कुछ एजुकेशन का देख लीजिए भाई। ऐसी एजुकेशन, ऐसे वीडियो वॉच कीजिए जो आपकी लाइफ को अच्छी बनाने में मदद करें। ओके, अच्छा है, लाइट चली गई। अब मैं आपको, कोई बात नहीं, आ रहा है वीडियो, सब्र करो, रुको जरा। एक बात तो है कि गांव का जो परिवेश था पहला, वो परिवेश इस चैप्टर में बताया गया है कि गांव में पहले पढ़ाई को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे। गांव के परिवेश में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। 4-5 बच्चे पैदा हो जाते थे और उन बच्चों को सबको काय में लगा देते थे, खेतीबाड़ी के काम में धकेल देते थे। 3 है, 3 भी खेतीबाड़ी में लगे हैं, 4 है, 4 भी खेतीबाड़ी में लगे हैं। और खेतीबाड़ी से मिलता क्या था? लास्ट में पता लगता था कि जो लास्ट के जो 2 मंथ्स है ना, उस समय घर में खाने के लिए गेहूं नहीं है। उस इतनी तक भाई स्टारवेशन यूं ही नहीं था भारत में, स्टारवेशन रियली था। भूखमरी रियली थी, भूखमरी से जूझता था भारत। ओके, सो वो कहता था कि खेतीबाड़ी हमें काय में धकेल रही है? गड्ढे में धकेल रही है, और खेतीबाड़ी का काम करते करते हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस खेतीबाड़ी के काम को क्या कर देना चाहता हूं, छोड़ देना चाहता हूं। बस मैं पढ़ना चाहता हूं मन लगा के। कौन पढ़ना चाहता है? कि आनंद यादव पढ़ना चाहता है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी। भाई पहले के लोग नौकरी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, आज भी नौकरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज बिजनेस में ज्यादा पैसा है, नौकरी में पैसा नहीं है। आप इंजीनियर बन जाइए, आप सीए बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, आप डिग्रियां हासिल कर लीजिए, लेकिन उन डिग्रियों से आपको केवल 1.5 लाख 2 लाख तक की ही नौकरी मिल पाएगी, 4 लाख तक की मिल जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस में चले गए तो पता लगे 10 लाख रुपया पर मंथ अर्निंग होगी। बिजनेस में बहुत पैसा है। खैर जो भी हो, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में आएंगे, हाथ में रहेंगे। विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। होगा कोई विठोबा अन्ना वहां पे धंधा कारोबार करता होगा, भैया बड़ा कारोबारी होगा, उसके जैसा मैं भी कारोबार करूंगा अगर मेरे पास मेरी नौकरी लग जाए तो। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। और ये मन में सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो? मन में सोच रहा है काश के ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा कि भाई को पढ़ने का मौका मिलेगा। दिवाली बीत जाने का पर महीना भर ईख पेरने। अब ईख पेरने का मतलब होता है गन्ना पेरने। एक्चुअल में गन्ना पेरना क्या होता है? जैसे आपने देखी होगा गन्ना पेरने की मशीन देखी ना, गन्ना जिससे जूस निकलता है, आप लोग जाते हो गन्ने का जूस पीने के लिए, जहां गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हो, जिस मशीन में वो गन्ना पेरता है ना, उससे रस निकलता है। तो ऐसी खेतों पर, गांव में जहां गन्ने का खेत होता है, वहां पर बड़े बड़े मशीनें लगी रहती हैं। उन बड़ी मशीनों में बहुत सारा गन्ना जो है, 4-4 5-5 गन्ने जो इकट्ठे पेरते हैं, और उनसे जो रस निकलता है उससे गुड़ बनाया जाता है, और उबाल कर उसे, रस को छानकर उबाल कर उसे गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। अब आप बताइए, जो चीज जल्दी बिकने जाती है मार्केट में, उसके दाम ज्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं? मार्केट में सब्जी आई, पहले सबसे पहले कोई सब्जी आई बिकने के लिए, ककोड़ा आए। ककोड़े आते हैं ना, बहुत महंगे होते, 200 रुपए के किलो होते हैं। भाई इतने महंगे शुरू में आए ना, इसलिए फिर बाद में, अभी चले जाओ, अभी 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। कहां शुरू में 200 रुपए किलो थे, रेट गिर गई ना। रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि शुरू में कोई चीज आती है तो कॉस्टली होती है। शुरू में फसल बेचने भी जाते हैं किसान तो महंगी बिकती है। तो यहां पर ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम अपने गन्ने को काट के और पेर के और उसका क्या बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, जल्दी बेचेंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अच्छे दाम मिलेंगे, रेट अच्छी मिलेगी। सो वो क्या कह रहा है? दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता है। पहले बेटा कोलू जो चलता था ना, कोलू मतलब बैलों से चलता था भैया। इधर मशीन चलती थी, उधर बैल चलाते थे, और जब वो दो पार्ट जो है घूमते थे तो उनमें गन्ना पेरता था, और बैल घुमाते थे उसको। कौन घुमाते थे? बैल घुमाते थे। आजकल मशीनें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटन दबाओ और गन्ना पेरना चालू कर दो, खर खर पर जाते हैं। बेचारे बैल होते थे, उनके ऊपर परेशानी इतनी रहती थी कि वो थक भी जाते थे, थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ी देर राहत भी देते थे। यहां पर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि ईख पेरने का कोलू चलाना होता था। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। दादा कहते थे कि अगर कोलू आपने जल्दी चालू किया तो ईख के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद
यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। दादा गलत नहीं बोलता था इस मामले में, क्योंकि जितनी जल्दी आप मार्केट में वस्तु लेकर जाओगे उतने अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं ना, स्कार्सिटी है उस वस्तु की। हाँ, जब चारों ओर कोलू चलने लगते थे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती थी, और जब सब लोग कोलू चलाने लगते थे, सबके गन्ना पड़ने लगता था, तो फिर ऐसी स्थिति में गुड़ ही गुड़ होता था, और चारों तरफ यूं ही गुड़ पसरा पसरा फिरता था। कोई नहीं खाता था गुड़ को, गधे घोड़े भी नहीं सूंघते थे फिर गुड़ को। हाँ, लिटरली एक बार तो मैं तो हमें मेरे परिवार में तो ऐसा बताया गया कि एक बार गुड़ जो है खेतों में फेंक दिया था, गन्ना ही फेंक दिया था पूरा खेतों पर। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भारत में रही है कि खेतों पर ही फेंक दिया गया। तो यहां पर वो कह रहा है कि जब बहुतायत हो जाएगी तो कौन पूछेगा। तो आज ककोड़े कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि आज बहुत सारे ककोड़े बिक रहे हैं। तो वही कह रहा है, वो क्या कह रहा है, चारों ओर कोलू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है और भाव नीचे उतर आते हैं। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 के गुड़ का बहुत नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है, और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। जब भाई आपको डोमिनोज का पिज्जा मिल रहा है खाने के लिए, तो फिर भैया आप डोमिनोज का पिज्जा क्यों खाओगे बताइए। मजबूरी का मारा ही खाएगा डोमिनोज का पिज्जा। डोमिनोज का पिज्जा है मार्केट में, तो पहले आदमी वही पिज्जा को खाएगा। तो सीधी सी बात है, नंबर 1 नंबर 2 के गुड़ होते थे, और नंबर 1 3 के गुड़ को हमारे जैसे बनाए खेतों के गुड़ को कौन पूछता। तो बस इसी चक्कर में दादा कहता था कि इन नंबर 1 का गुड़ मार्केट में आए उससे पहले अपन अपना नंबर 3 का गुड़ साफ कर दो, नहीं तो फिर वो बिकेगा नहीं। आगे वो कहता है, क्या कहता है, बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू होता था। ये बात सही है। आप गर्मियों में जो गन्ना होता है, देखिए गन्ना हमारे यहां दिवाली से देवठान से गन्ना हमारे यहां पूजा होने के बाद खाना चालू हो जाता था। मैं सुबह सुबह खेत पे जाता था और गन्ना खाना चालू कर देता था। और जब देवठान के बाद जो गन्ना तोड़ा जाता था वो गन्ने में उतना टेस्ट नहीं होता था, लेकिन जब अब आपके जून में जाकर जो गन्ना, गर्मियों में जाकर जो गन्ना तोड़ा जाता था उसमें बड़ा रस होता था, बहुत ही मीठा गन्ना होता था वो, और गाढ़ा रस होता था, तो इसमें पानी पनीला लगता था, थोड़ा सा पानी पानी सा लगता था। तो जो गन्ना जैसे गर्मियों में पहुंच जाता है तो उस समय उसमें से जो पानी की अमाउंट होती है वो सूख जाती है और मीठा मीठा रस गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है। वही गुड़ भी अच्छा बनता है उसका। तो इसीलिए और गन्ना पक भी जाता है, ऐसा मान लो कि गन्ना पक जाता है, इसलिए उसमें रस भी अच्छा भर जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसमें से मिठास ज्यादा आ जाती है गन्ने में। ये बात सत्य है, मैं सही बोल रहा हूं। गन्ना मीठा लगता है कब, जब वो पक जाता है, जब वो 1 साल का हो जाता है। आगे सुनिए, देर तक खड़ी रहने वाली, आगे सुनिए क्या, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव में हमारा कुल्लू सबसे पहले स्टार्ट होता था। वो कह रहा है कि दादा को मतलब ज्यादा भाव से मतलब है, ज्यादा गुड़ से मतलब नहीं है। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हमारे यहां पर कोलू सबसे पहले शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे यहां गन्ना पेरना चालू हो गया, गुड़ बनना चालू हो गया। गरम गरम गुड़ खाना बड़ा अच्छा लगता है खेतों पे जाके, और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। अब खेतीबाड़ी के काम से जल्दी निपट गया। देखो जब हम कोई काम फिनिश कर चुके होते हैं तो फिर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। चलिए आगे की प्लानिंग ये करने लगा। पढ़ाई लिखाई का क्या, अभी नहीं चल रही, और दादा से कोई कह भी तो नहीं सकता, वो अभी हड्डी पसली एक कर देगा, मुंह तोड़ देगा। दादा तो बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसे। सो सुनिए, सभी जन धूप में लेटे हुए थे। क्यों? क्योंकि धूप सेकने में, क्योंकि गन्ना इनका कट गया तो थोड़ा सा उस समय सर्दी का मौसम था, तो उन्होंने क्या किया, सभी जन धूप में लेटे हुए थे। मां धूप में कंडे थाप रही थी, और मां इनकी क्या कर रही थी, गाय भैंसे होती हैं सबके यहां, तो मां कंडे थाप रही थी और ये मां की हेल्प कर रहा था पानी वानी लाने में, कंडे थपवाने में। आनंद यादव। हाँ, पहले बच्चे मां की हेल्प भी करते थे कंडे थापने में। मैं तो खुद कर देता था अपनी दादी की हेल्प, पानी लेके आ जाता था, पानी दे देता दादी जब कंडे थापती थी। सीधी सी बात है कि बच्चे जो छोटे होते थे वो हेल्प करते थे अपने घर वालों की, तो मैं भी क्या करता था, हेल्प करता था ऐसी जैसे आनंद यादव कर रहा है। मां धूप में कंडे थाप रही थी, क्योंकि सर्दियों में ना कंडे आसानी से सूखते नहीं है, इसलिए धूप में ही थाप देते हैं उनको। सो गर्मियों में तो आसानी से चांजा सूख जाते, कोई दिक्कत नहीं। मां धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था, क्योंकि गोबर को सानने के लिए उसमें पानी डलता है, ठीक है, जैसे आटा गूंथने के लिए डलता है। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम, थोड़ी थोड़ी बातचीत। मैं पानी लेके आ रहा था
या फिर माँ को हेल्प कर रहा था और बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि माँ बेटे एक जगह पर बैठे हुए तो ऐसे कैसे हो सकता है बात नहीं करेंगे, बात तो करेंगे। तो हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। मैंने माँ से कहा, माँ मैंने देख लिया इधर उधर कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ से बोल दिया, माँ अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो। माँ कहती है, ना बेटा ना, ऐसा काम मत करना, दादा मारेगा तुझे, तो कूटेगा कूटेगा, संग में मुझे भी ठोक देगा किसी दिन में। तो भैया मैं नहीं बात कर सकती उससे। तो वो क्या कह रहा है, सुनिए उसकी बात को सुनिए। वो कह रहा है, मैंने माँ से जब ये बात छिड़ दी, ये गोबर रखा हुआ है, ये माँ है और ये पानी भर भर के ला रहा है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर, ओ कैसा सुअर, बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, मां कह रही मालूम है ना तुझे, अगर पढ़ने की बात करूं ना दादा से तो वो कैसे गुर्राता है, बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। मां के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। मां के मन, ये बरहेला सुअर मतलब जंगली सुअर, मां के मन में बहुत गहराई से बैठा हुआ था। वो अपने जंगली सुअर को जंगल में देखकर आई थी। वो जंगली सुअर आजकल कहां देखने लगी है, अपने घर में ही देखने लगी है। वो जो आनंदा का पिता है ना, वो उसे जंगली सुअर ही नजर आता है। गुर्राने वाला व्यक्ति अक्सर ऐसा ही नजर आने लगता है। अब मैं तो नहीं बिल्कुल गुर्राया करूंगा, क्यों, क्योंकि गुर्राने पर लोगों की अहमियत कैसी हो जाती है समझ लीजिए। सो अब खेती के सभी, ये मराठी में लिखा हुआ है, अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए सब कुछ तो करना नहीं रह गया है। खेती के काम तो बीत गए, अब मेरे लिए सब कुछ तो करने को नहीं रह गया, इसलिए कहता हूं तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। मां को पिंच कर रहा है। मां, गांव में एक दत्ता जी राव नाम का व्यक्ति था जिसकी बात को कोई नहीं टालता था, इसीलिए वो कहता है मां से, मां अब तो मैं फ्री बैठा हूं, गन्ना का काम हो गया, गुड़ बन गया, गुड़ बिक गया, तो अब तो मां मेरी पढ़ाई की व्यवस्था करवा दे। पर दत्ता जी राव से बात कर चुपचाप जाके, पापा को पता नहीं लगना चाहिए। दत्ता जी राव की बात दत्ता जी राव तक पहुंचाने के लिए तुम जाओ, लेकिन ये बात किसको पता नहीं लगनी चाहिए, बरहेला सुअर को पता नहीं लगनी चाहिए। और इसलिए कहता हूं तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह, आज ही रात को उनके यहां चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे, तो वो दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। दादा को तो ठीक तरह से कौन समझा सकता है, दादा को तो दत्ता जी राव ही समझा। चलो दत्ता जी राव के यहां चलते हैं। ठीक है चलेंगे, मां ने कह दिया, डन चलेंगे, चलते हैं। मां ने ही तो, मां ने हाथों की, लेकिन अंदर से मां के स्वर में उदासी थी। मां के अंदर थोड़ी सी उदासी तो थी, क्योंकि उसके दिमाग में कौन जोर से बैठा हुआ है, कौन खूंखार तरीके से बैठा हुआ है। आप बताइए आंसर। स्वर में उदासी थी। मुझे मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। वैसे मुझे पता था कि मेरा दादा मानेगा नहीं, लेकिन मेरी मां मेरा मन रखने के लिए, मां एक बात तो है, मां अपने बच्चे का मन जरूर रखती है, तो मां ने अपने बच्चे का मन रखने के लिए, मैं चलूंगी बेटा, और वो चलने के लिए तैयार हो गई दत्ता जी राव के यहां। मेरी तड़पन वह समझती थी, मैं तड़पता था काय के लिए, पढ़ने के लिए। भाई मैं भी तड़पता था खेलने कूदने के लिए। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। भाई दादा है कि दैत्य। रात को मैं और मां दत्ताजी राव देसाई, पूरा नाम दत्ताजी राव देसाई के यहां गए। मां ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया, क्योंकि महिलाएं बड़े लोगों का सम्मान आदर करती थी। पल्लू ढककर या दीवार से थोड़ा सा दूर ऐसे खड़े होकर छुपकर पल्लू लगा के ऐसे बात करती थी, और कहती थी, कहकर बात करती थी कि आप ही बताइए दादाजी, ये हम बच्चे को पढ़ने नहीं जाने देते, घूंघट ऐसे ओढ़ के। अब कोई घूंघट वूंघट नहीं है, अब तो चुन्नी भी नहीं है, खत्म चुन्नी हटाओ। क्यों, क्योंकि अब संस्कृति अलग है और तब की संस्कृति अलग थी। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सम्मान करिए, संस्कृति तो सम्मान से ही है। सम्मान करिए, लोगों का मर्यादा रखिए अपनी, तो संस्कृति बनी रहेगी। पहनावे पर मत जाइए ज्यादा। रात को मैं और मां दत्ताजी राव देसाई के यहां गए। मां ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया कि वे भी इस बात से सहमत हो गए। मां ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता।
भैया रखमाबाई के पास बैठा रहता है। अब ये रखमाबाई कौन है? कोई तो होगी, और ये उसी के पास बैठा रहता है दिन भर। दादा कर्रा वाला है, कलेसी तो है, रखमा बाई के पास गुजार देता है। लेकिन ये भी मां बेटा भी करने वाले हैं। जाके एक एक बात पूरी की पूरी कौन को बता दी? दत्ताजी राव को बता दी। बात लग गई दादा की। चलिए, मां ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा के को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए वह मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती बाड़ी में जोत दिया है। हाँ, काय में जोत दिया है? जोत मतलब बैलों की तरह लगा दिया मुझे। भाई साहब ऐसे दादा यार, कैसा दादा है यार? है? कम से कम ये तो बताओ कि अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई रोक कर तुम क्या कर रहे हो? खुद फ्री घूम रहे हो आजादी से। वाह क्या बात है, खुद खुले सांड की तरह घूम सको ताकि अपने बेटे को काम में लगा दो, खेती बाड़ी के काम में लगा दो। वाह बहुत बढ़िया, वाह दादाजी वाह, ग्रेट हैं आप। ये बात मां ने किसको विश्वास दिला दिया? दत्ताजी राव को। अब दत्ताजी राव का दिमाग ठनक गया। दत्ताजी राव कहते हैं, दत्ताजी राव ने जैसे ये बात सुनी, सो दत्ताजी राव कहते हैं अब तो मेरो मूड खराब। दत्ताजी राव को मूड खराब हो गया। कौन का मूड खराब हो गया? दत्ताजी राव का मूड खराब हो गया। ओके सुनिए, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। मां ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमने मिलता रहे, इसलिए मुझे काम में घुसेड़ दिया है, पढ़ाई को बंद करके और खेती बाड़ी के काम में घुसेड़ दिया, जोत दिया। यह है सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, कौन पर चिढ़ गए? देसाई दादा। हाँ मैंने भी बोला था, देसाई दादा का मूड खराब हो गया उनका। ऐसी की तैसी उसकी, तो मैं देखता हूं। और बोले आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह से देख, तू देख, अच्छी तरह से दिखता हूं मैं उसको। कौन कह रहा है? दत्ताजी राव। किसके बारे में कह रहे हैं? उस दादा के बारे में। तू भेज तो उसको, जा आज ही भेज। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, क्या कहा? अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है। मतलब ये जनवरी का महीना है और परीक्षा नजदीक आ गई है, मतलब लड़के के अंदर पढ़ाई के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड तो है भाई। ऐसे इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं ना, वही जिंदगी में सफलता पाते हैं। बाकी जो बोर होते हैं ना पढ़ने में, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली, मतलब रिवीजन, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। हो सकता है 5वीं उस समय भी बोर्ड हो, इनके में समय में भी बोर्ड परीक्षा थी, हो सकती है वो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं अगर 2 महीने भी तैयारी कर ली तो मैं कम से कम पास तो हो जाऊंगा। 33 तो ले जाऊंगा, इतना गया गुजरा भी नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। तो वो कहता मैं अभी भी चला जाऊंगा तो अभी भी पास हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? आनंद यादव। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। हाँ साल बचाना है तो अभी सुधर जाओ, जिनको भी जो भी पढ़ नहीं रहे। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। हाँ गन्ना वन्ना हो गया, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है, पहले ही 1 साल खराब कर लिया मैंने। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। जाओ और उसको भेजो मेरे पास, जाओ। उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं, तू भी आ जाना रे छोरा, घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। और क्या बोला? ये बोला सुन, उसको भेजना मेरे पास, वो आएगा मेरे पास बैठेगा, थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना, कुछ बहाने से आ जाना, जैसे चल खाना खान, मां बुला रही है खाना खाने के लिए, आ जाना। लेकिन फिर मैं पूछूंगा तुझसे तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, फिर तू कह देना पढ़ाई वढ़ाई तो छूट गई, बस तो ही मैं उसको ले लूंगा लपेटे में। वाह क्या, मतलब यहां तो पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को ट्रैक करने का प्लान किया जा रहा है। बढ़िया, अच्छा प्लान है, चलेगा जी। कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहां आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना। हाँ ये मत देख लेना, पता लगे दत्ताजी राव को जो बातें बताई हैं वो बातें दत्ताजी राव कह दे कि आज ये सुबह सुबह आए थे और इन्होंने बताया कि तू जो है इनको पढ़ने नहीं जाने देता, तो वो घर पे जाके हमें जरूर लपेटे में ले लेगा। तो ऐसा मत करना प्रभु, नहीं तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा बरेला डैश डैश डैश। बता, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। मां अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। और ये बता दें, मां आई थी सब्जी देने बस, और जब मां सब्जी देने आई थी तो तुमने कह दिया था कि अपने पिताजी को भेज देना आज। तो हम बात को घुमा कर बात करेंगे। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देख उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत, क्योंकि डरना मत
डरना मना है और डरना नहीं है। नहीं जी, मैं मां के साथ लौट आया। उसने कहा डरूंगा नहीं, मैं भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता ही क्या हूं, पढ़ना। मैं मां के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही मां ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहां गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया। हाँ, गांव में पति को क्या बोलते हैं? मालिक बोलते हैं। हाँ, मैडम से आके आंटी थी, उन्होंने आके पूछा कि आपके मालिक कहाँ है? हु इज मालिक? मैडम कहती मालिक। उन्होंने बताया आपके पतिदेव। हाँ, गांव की औरतें कुछ पति को क्या बोलती है? मालिक बोलती है। बढ़िया है। तो वो कहता है कि दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। मतलब दत्ताजी राव ने बुलावा भेजा है कि तेरा पति आया नहीं है बहुत दिनों से, दिखा रही है, मैं सब्जी देने गई थी उनके यहाँ। अच्छा, ये देसाई को, उसको दत्ताजी राव की बात सुनकर जो उसका मालिक था, उसका जो पति था, दादा था, उसको बड़ा लगा, खुशी हुई कि मुझे इतने बड़े आदमी ने बुलाया है। तो वो बहुत सम्मान के साथ वहां पे चला जाता है। कुछ काम वाम था? दादा ने पूछा अच्छा कुछ काम वाम था क्या? वो मुझे याद कर रहे थे, तो कुछ काम वाम था क्या? दादा ने अधीरता से पूछा है कुछ काम वाम था? है कुछ काम था क्या, बताओ। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें जाओ, तुम्हें पता लगेगा, जाओ तो बेटा, पता लगेगा वहां पहुंचे तो मैं हो आता हूं। हाँ तुम रुको, मैं हो के आता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं हो आता हूं। अब तक तू रोटियां सेक ले। हाँ, तू रोटियां सेक ले, उधर तू सीख के आएगा बेटा, जा। गड़पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। हाँ, गड़पा आए तो उसे कहां भेज देना? खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटे बीतने पर मां ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने बुलाया है। कुछ बच्चे सोचते जीम ने बुलाया, जीम ने कोई इंसान होगा। अरे भैया, जीम ने मतलब जीम ने खाने बुलाया है। काय के बुलाया? खाने बुलाया है। तो आधा घंटा बीतने पर मुझसे कहा कि अब तू जा। तो बेटा भी पहुंच गया। हाँ, पीछे से पापा मम्मी ने खाना खाने बुलाया है। और बस मैं पहुंचा वहां पर। सो अब तू जा कहने जीम ने बुलाया है। और अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार तो वो तो बैठा ही था, वो तो क्योंकि इनका प्लान है बेटा, प्लान चल रहा है। पहला जो प्लान ए है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। क्या? मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया है रे छोरे? ओए क्यों आया रे? दादा को बुलाने आया हूं। अभी खाना नहीं खाया है, दादा ने अभी खाना नहीं खाया, खाना खाने बुलाया हूं। अच्छा, बैठ 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 बेटा, आ जा। थोड़ी देर अभी तो आया है वह मेरे पास, अभी तो आया है तेरा तेरा दादा बैठने, तू आ, आजा बैठ जा। अच्छा जी, मैं बैठ गया, मैं भी बैठ गया। मुझे तो पता था ना प्लान चल रहा है हमारा, तो मैं भी बैठ गया जाकर। धीरे से धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू? कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसने कही साहब अब तो पढ़ाई लिखाई सब नल्ले में है जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूं। क्यों रे, क्यों नहीं जाता पढ़ने? क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रे रत्नाप्पा, तूने इसको पढ़ने नहीं भेजता? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। अब सरकार, वो दत्ताजी राव, जिरह मतलब बहस करना चालू किया। क्या बहस कर रहे हैं? क्यों नहीं भेजता इसको पढ़ने के लिए? है पढ़ाने लिखाना नहीं है क्या बच्चे को? वो हकलाने लगा, हक्का पक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया वो। तो सुनिए, सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। मजा आ गया आज तो, अच्छा लगा। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हाँ, जैसे नहीं बनाता है ना हजामत, वैसी हजामत बना दी बढ़िया, बातों से, संटिया से नहीं। जीवने का मतलब देख लो, भोजन ग्रहण करना। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। पहले देसाई के खेत में काम करता होगा दादा, अब वो काम छोड़ दिया तो अब उसका काम खेतीबाड़ी में कोई मन ही नहीं रखता। पहले देसाई के खेत में काम करता था, किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, और लुगाई और बच्चों को काम में जुट कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है। भाई बहुत ही गंदा आदमी है ये। इसने अपने अपनी लुगाई और बच्चों को काय में समझ रखा है? बैल समझ रखा है, बैल। हाँ, बैल समझ रखा है। और दिन भर कैसे घूमता रहता है? पूरे गांव में खुले सांड की तरह घूमता रहता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन को बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया, सारी बातें सुनाई।
दत्ताजी राव ने भी खूब हजामत बनाई है, कर रही है हजामत बनाई है। इसको गुस्सा तो बहुत आ रही है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। और वो सब सुनो तो मेरी बात तो सुनो सर। मैं अरे क्यों चुप रहे? क्या मैं बकरी की तरह कर रहा? तेरी गलती की वजह से ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। दादाजी की दादा की खूब हजामत बना रहा है वो। सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आना इधर शाम, सुबह शाम, जो हो सके वह काम कर यहां, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं ना, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। पहले 4-5 बच्चे हो जाते, एक आध बच्चा भी था, 2 भी थे, तो भी पहले के पिता कभी कभी कुत्तों की तरह बर्ताव भी कर देते थे, तो बेचारे के साथ कुत्तों की तरह पति और बच्चों के साथ कैसे, पत्नी और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कुत्तों के जैसा बर्ताव कर रहा है। दादाजी ने दत्ताजी राव ने तुरंत समझा दिया। मैंने मना कब किया है जी? अब आ गए। ऊंट काय के नीचे आ गया? पहाड़ के नीचे आ गया। और क्या कह रहा है? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जब आप व्यक्ति की गलती गिनाओगे ना, तो आप में कोई गलती नहीं होगी ना, तो भी आप में गलती निकालना चालू करेगा वो। इसलिए सोच विचार कर किसी में गलती निकालना, क्योंकि वो आपको भी गलत सिद्ध करने का प्रयास करेगा। और आप सच बोल रहे हो, वो झूठ से भी आपको गलत सिद्ध कर देगा कभी कभी। तो इसके अच्छा, मैंने कब मना किया है भैया? मैं तो कह रहा हूं, मैंने कब मना किया है? जरा इसको गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नजरों के सामने रख लिया है। वाह, बहुत ही बढ़िया सफाई दी है। ऐसे एक्सक्यूजेस कि गलत आदत लग गई थी। और गलत आदत तो सुनो तो, क्या गलत आदत? ऐसा कोई जुआ नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, पुड़िया नहीं, हाँ दाने दाने में केसर का दम नहीं है। आप सोच रहे हो मैंने मना कब किया है? इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा इन नजरों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? बड़ा बता कैसी आदतें? चाहे जैसी कैसी? यहां वहां कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है, आनंद यादव ने एक बार क्या किया, कंडे बेच लिए। वाह, अच्छी बात है। कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अब तो दादा ने मुझे ही फंसवा दिया। मैं तो आया था दादा को फंसवाने, दादा ने मुझे ही फंसवा दिया। बात उल्टी पड़ने लगी। क्यों रे छोकरे, ऐसा करता तू? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। वो मेले में पटा पर पैसे नहीं लगाते, 20 रुपए दे दो, मैं ये छल्ला फेंकूंगा, जैसे छल्ला फेंकूंगा तो छल्ले में कोई गिफ्ट आ जाएगा, फिर वो मेरा हो जाएगा। साला वो गिफ्ट कभी आया नहीं, मैंने भी कई बार फेंका छल्ला। वो रिंग वाला देखा होगा आपने, मेले में कई गिफ्ट आइटम रखे रहते हैं, वो हमें एक रिंग देते हैं, हम रिंग फेंकते हैं, 4-5 रिंग फेंकते हैं, कुछ नहीं आता, सब उल्लू बनाने वाला काम है, उसमें फंसते नहीं, ट्रैप ही नहीं होते। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका। ये भी आनंद यादव भी ऐसा कर चुका। क्या कर चुका कि मैंने पटा पर पैसे लगा दिए थे, इसलिए लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए मेरा मैंने खेत पर गोबर बीन कर मां से कंडे थपवा लिए, और इन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। वाह, मैंने भी उस समय ये नहीं सोचा कि सच क्या और झूठ क्या है, मैंने भी ठोक दिया, क्योंकि दादा भी तो क्या कर रहा है, गप्पे सप्पे लगा, मतलब झूठ बोल रहा है। मैंने भी झूठ बोल दिया, कुछ थोड़ा बहुत मैंने सच, थोड़ा बहुत झूठ। अब ये सब बंद कर दे और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाकर, ना पास नहीं हुआ, पढ़ाई में मन लगा, ना पास नहीं हुआ है कभी नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूं। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक हाथ वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक हाथ बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद थोड़ी ना करा दोगे। हाँ सही बात है, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, जस्ट निगलेक्ट, ओम इग्नोर आय नमा, थोड़ी बहुत गलतियों को क्या करो, पेरेंट्स को बच्चों की थोड़ी गलतियों को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, और कभी कभी थोड़ा बहुत खुद ही सपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स तो हमारे यहाँ बंदूक लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। तो वो कह रहा है क्या, पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या तू? मुझे और बढ़ावा मिल गया, क्योंकि अब तो दादा को बहुत भयंकर ठांसा गया है दत्ताजी राव के द्वारा, और बोला गया है कि बच्चे की जात है, बच्चा ही है, गलती हो जाती है, ठीक है, तो तू पढ़ना बंद करा देगा क्या? है ये कोई तरीका होता तेरा? आगे सुनिए जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से, देखते रहे, एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा, बहुत दादा का मन तो बेकार हुआ है, इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए।
अब दादा मेरी पिचाई कर रहा है घर पे। सुन, पाठशाला 11 बजे होती है, तू 11 बजे से पहले खेत पे जाएगा और खेत पे काम करेगा इतना सारा। साला उलझा तू मुझे दिया ये कर रहा, क्यों? क्योंकि पहले खेत पर जाना है फिर पढ़ने जाना है। दादा फिर भी काम नहीं करेगा, पर मैंने कहा चलो पढ़ाई की खातिर मैं डबल डबल काम भी करूंगा, डबल ड्यूटी भी करूंगा। अब सुनिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही फिर से खेत पर पहुंचना। ये रहे दत्ताजी राव, ये रहा आनंद यादव, और ये रहे दादा। इनकी भयंकर तरीके से ठसाई हुई है अभी, और ये हुक्का पी रहे हैं। हाँ, ये हुक्का ऐसे हुक्का पीते थे गुड़ 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 कर पहले पहले। हाँ, एक दिन रुद्र भी पिया आया था। हाँ, मैंने उसको बहुत डांटा प्यार से, लेकिन घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ मंजूर है। मतलब कभी कभी अगर काम खेतों पर ज्यादा काम है ना तो छुट्टी लगा देना। दादा ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, एक आध बार की छुट्टी चलती है, स्कूल नहीं जाऊंगा, एक आध दिन खेतों का काम ज्यादा संभालूंगा, पर पढ़ा नहीं तो जाऊंगा मैं, मुझे पास होना है। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। हाँ रहूंगा। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था, आनंद का मन आनंद से उमड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक नई उमंग उसके दिमाग में आई है, उसे फिर से स्कूल की खुशियां मिली है। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का है। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। मैंने कह तो दिया आता रहूं, वो कहता है मैं आता रहूंगा देखने के लिए और तू काम करते रही हो बैल की तरह। दादा बड़ा अच्छा आदमी है, खुद नहीं कुछ करेगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं तेरे को आके। भाई ज्यादा नहीं हो रही? ऐसे पेरेंट्स आज नहीं होते, बढ़िया है। वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे, ठीक है, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है तेरे ऊपर पढ़ाई का भूत सवार है। आजकल तो और ही भूत सवार होते हैं लोगों के अंदर, पढ़ाई का कम, हाँ अलग वाले भूत सवार होते। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर 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 ये कुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाने लगा था। दादा तो आए तो दादा ने कुर करके परेशान, खून पी लिया दादा ने आज। लेकिन मैं भी पता है मुंह नहीं चला रहा, चुपचाप बैठा हूं, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना है। सारी शर्तें मंजूर है उसकी, बकता रहे जो बकना है। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। पाठशाला शुरू हो गई उसकी दोबारा से। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से, 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। अब तो मैं 11 से 5 कहां रहता स्कूल में, वाह। वैसे तो दिन भर लगा रहता था, अब 11 से 5 स्कूल में रहता है। लेकिन उससे पहले और बाद में फिर खेतों पर होता है। छुटकारा मिल गया उसकी चक्की, उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी मार अच्छी लगती थी। मतलब मास्टर कूटने वो अच्छा लगता था पढ़ाई लिखाई से, उससे क्या नाम है, खेतों के काम से। और आज लोगों को खेतों पर घूमना ज्यादा पसंद है, क्योंकि सेल्फी लेने के लिए मौका मिल जाता ना। हाँ, चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। भाई ये भी कुटेला भी तो था, थोड़ा सा कुटेला तो था। दोपहरी भर की कड़क धूप, मेरे को तो मास्टर की छड़ी देखकर दिमाग खराब हो जाता था। तो घर से इतने कुट के जाते थे, वहां तो फिर संभावना ही नहीं है सहन करने की। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। गर्मी के 2 महीने तो बड़े आनंद में बीत गए। क्यों? क्योंकि बढ़िया स्कूल में छत्र छाया में। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो पहले से ही उसमें था। 5वीं नापास की टिप्पणी का नाम के आगे लिखी हुई थी। हाँ, लेकिन लिखी जरूर थी फेल, बड़े बड़े अक्षरों, जैसे 12th फेल, 12वीं फेल, ऐसी 5वीं ना फेल, 5वीं फेल, 12th फेल नहीं, 5वीं फेल। नई मूवी बननी चाहिए, 5वीं फेल। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचानता नहीं था, क्योंकि मेरे सारे जूनियर मेरे सीनियर, मतलब मेरी क्लास में आ चुके थे, और मेरे साथी मेरे सीनियर बन चुके थे। थोड़ी इंसल्ट भी होती है अगर जूनियर के साथ बैठना पड़े तो। पर मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी गली के 2 लड़के जानते थे। मेरे साथ के कुछ लड़के आगे, अच्छा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे
साथ के लड़के आगे चले गए थे, वो मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब मैं बैठना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। मतलब कम उम्र के बच्चे आ गए। हाँ, वो जिन्हें मैं चिन्नी पिन्नी समझता था वो अब मेरे साथ बैठ रहे हैं। जो भी हो, बैठना तो पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मैं एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जाकर बैठ गया। मैंने कहा यार बेइज्जती कराने से अच्छा एक कोने में बैठ जाओ, चुपचाप से हंसी और होगी। मास्टर कौन है? मास्टर बोला कौन है? कौन है? कौन है? अरे मास्टर साहब मैं हूं। कौन? पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में उसे से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले, लट्ठे कपड़े का थैला होगा, मैं उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी ही तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाले बैठा हुआ था। भाई साहब, जो बस अड्डा होता है ना, बस अड्डे पे लोग बैठे तो बस आ रही होगी यार, बस आ जाएगी तो अपनी पोटली बांध के सिर पे धर के और चल देंगे बस में बैठ के। बस वैसे ही मैं बैठा हूं जैसे मैं यात्री हूं, पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है? मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? और जनाब क्या नाम है? गलती से आ गए इसी क्लास में हो? भाई मां साहब भी कर रहे हैं। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती बच्चा, एक शरारती बच्चा भी था। देखो क्लास में एक दो तो ऐसा होता ही है जो कभी कभी हम ही हो सकते हैं, लेकिन एक दो तो ऐसा होता है जो, हाँ, नंबर एक का अब आप समझ लीजिए, डैश डैश आप फिल कर लीजिए। ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। चौहान को चौहान बोलते हैं क्या? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। सब लोग यूनिफॉर्म में थे और मैं गमछा लपेटे बैठा हूं। क्या भैया, क्लास में आए हो आप, पर ऑडिट तो फिर वो दिक्कत ही आएगी ना। सब लोग मजाक उड़ाने लगे और ये चौहान तो शरारती बच्चा है, देखना इसका गमछा नहीं खींच दे वो। देखें देखें तुम्हारा गमछा, और देखे देखे तुम्हारा गमछा लिया, गमछा ले लिया, मैं बांधूंगा गमछा। कुछ लोग ऐसे होते ना, कोई नया आया है तो अच्छा गमछा है दिखाइयो कैसा, पूछ बताएगा नहीं कि मैं ले रहा हूं उसको, नहीं दिखा इसको, हट मैं बांधूंगा, मैं दिखता हूं कैसा है गमछा। और फिर उसका खिल्ली उड़ाने लगा, ये चौहान ने ऐसा किया इसके साथ, देखा देखा तुम्हारा गमछा कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा जानते हो ना आप लोग, साफी खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचतानी होगी और फट जाएगा। मैं मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया। कभी हम रुआंसे नहीं हो जाते, मन ऐसा रुआंसा सा हो जाता है, बहुत मन उदास हो जाता है, रोना सा मन करने लगता है। हाँ, कभी कभी ह्यूमिलिएट हो जाते हैं तो हम रुआंसे भी हो जाते हैं। तो मैं रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश हुश की आवाज की। इतने में मास्टर आ गए। हाँ, उसने क्या किया कि उसको अपने माथे से लपेट लिया और कौन की नकल करने लगा? मास्टर की नकल करने लगा। मास्टर कभी क्लास में हम नहीं होते ना तो मास्टर की नकल की जाती। कभी कभी तो आजकल तो स्कूलों में ही होने लगा है कि टीचर की मिमिक्री या फिर टीचर की कॉपी की जाती है और बच्चे टीचर की खूब बाजी उड़ाते हैं क्लास में। आजकल मैंने देखा स्कूलों में कई जगह होने लगा है। हाँ, आपको भी मौका दूंगा, आप भी मेरी नकल करना। नकल करते हुए उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आवाज की। इतने में टीचर भी आ गया, मास्टर भी आ गया। बेटा तू ज्यादा शैतानी कर रहा है ना, रुक जा अभी फंसेगा तू। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा, वो तो आके बैठ गया। अब वो मास्टर कहेगा कौन का है रे गमछा? पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। कौन आया है? रणनवरे मास्टर। जो रणनवरे मास्टर है, मास्टर कक्षा में आए, टेबल पर मट मैला गमछा। मेरा गमछा कौन सा अच्छा था, बहुत ही ऐसा हो रहा था। हाँ, और वो गमछा टेबल पर मिलेगा गंदा सा। देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। जकाते क्यों बोला उसने मैं जकाते? क्योंकि उसका नाम में पूरे आगे जकाते लगता था। याद है ना आप लोगों को, शुरू में पढ़ाया था मैंने। फिर से वीडियो दोबारा रिवर्स करके जाना, मिलेगा आपको स्टार्टिंग। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। हाँ, फेल हो गया तभी 5वीं में हूं दोबारा। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे। अरे वाह यार, मास्टर गंदा गमछा थोड़ी उठाएगा, बढ़िया है। कोरोना पहले नहीं था पर
मास्टर समझदार था, हाइजीन का ख्याल रखता था। मैं उसे उठाने गया तो कहा यहां क्यों रखा है मूर्खों की तरह, पागल है क्या तू? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया है और यहां रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। चौहान के बच्चे मतलब कहते हैं चौहान का बच्चा बिना बात के उठा पटक करता है। कुछ बच्चे होते ही है बेटा शरारती। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। कौन की कविता पढ़ाई थी मास्टर ने? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन की कविता पढ़ाई थी? तो बामन पंडित की कविता जो है रननवरे मास्टर ने पढ़ाई थी। ठीक है, पूछताछ करने के बाद गमछा किसे कहते हैं? पतले कपड़े का तौलिया, ठीक है, उसे गमछा कहते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। कांच आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूं। पहले जब धोती पहनते थे ना, तो धोती पहनते समय जो धोती होती थी ना, उसका एक पल्ला जो होता था ना, उसको पैर के नीचे से निकाल के और पीछे ऐसे खुरस लिया जाता था, मतलब पीछे उसको लगा लिया जाता था और वो पीछे पूंछ की तरह ऐसे लटकता रहता था। कभी पीछे से किसी ने खींच दी, खुल गई धोती। तो ध्यान रखना कि पहले ये बड़ी समस्या होती थी धोती वाली। तो उसने 2 बार मेरी धोती खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, खींच नहीं पाया। लड़के ने 2 बार कांच खोलने की, खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी दीवार की तरह पीट करके बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। ले बेटा खींच ले तू कांच, मैं बैठूंगा नहीं तेरी तरफ कांच करके, मैं बैठूंगा तो तू खींच देगा। हाँ भाई, ऐसे उठपटांग होते हैं लड़के, ऐसे उठपटांग बच्चे होते हैं क्लास में। ठीक है, आपको पता ही, आप 12th क्लास में हो तो आपको पता ही होगा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। आप देखना, कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना, एक कौवा आप बनाइए खिलौने वाला बच्चा और उसको ले जाकर छत पर रख दीजिए, बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाएंगे। वो समझते हैं कि ये हमारा बच्चा तो नहीं है, हमारा जिंदा बच्चा तो नहीं है, कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पास एक रेड वेंटेड बुलबुल चिड़िया थी ना, मैं बाहर छोड़ देता तो बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी उसको परेशान करने के लिए, उसे मारने लगती थी, आपको पता होगा। तो बस वही हाल मेरा था, जैसे मैं आया हूं और मेरे पास सारे कौवे साले चोंच मार रहे हैं, चारों ओर कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मारकर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, मतलब इस तरह ना निभा पाओगे, ऐसे नहीं निभा पाओगे। पर जो है सो है, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। मन में सोच नहीं जाऊंगा पाठशाला, मुझे पढ़ना नहीं है। इससे तो अपना खेत ही अच्छा, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? अब सुनो कि हम निकले कि चलो ठीक है इनसे हेल्प ले लेंगे, वो हमसे भी गए गुजरे निकले, अब क्या हेल्प लोगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे हुए पेपर कर रहे होते हैं, मास्टर उठा के एक के यहाँ से उठा के दूसरे के यहाँ बिठा देता है, हमें लगता है चलो इसके यहाँ से लिख लेंगे, इससे कुछ आता जाता होगा इसको। उसको पूछते से वो कहता है भाई साहब तेरे कितने हो गए? वो कह रहा है मेरे तो 3 ही हुए, और तुम अपने खुद के 5 हो चुके, उससे 3 वाले से हम क्या पूछेंगे? वो खुद ही बैठा हुआ है, वो कह रहा है अब तू सही आ गया, अच्छा आ गया। तो ध्यान रखना कि इसने कहा मैं क्या मदद मांगूंगा इनसे। मन उदास हो गया। 4th से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, पहले क्लास अपनी लगती थी, अब क्लास अपनी नहीं लगती, पराई जैसी लगने लगी। लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी है, अपना वहां कोई नहीं है, सब पराये हो गए हैं। सवेरा हो जाने में उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। मां के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी, नाड़े वाली चड्डी आपने देखी होंगी, पहले नाड़े वाली चड्डी आती थी, वो नाड़े वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। आप चड्डा कह सकते हो उसे, शॉर्ट्स कह सकते हो आपकी भाषा में, ठीक है। ये भाई साहब कुछ ही अलग ही हिंदी लिखते हैं। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। अब तो थोड़ा क्लास में भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि मेरे क्लास में परिचय बढ़ गया। अब सुनिए, मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। एक मंत्री आया, मंत्री वो वाले मंत्री जी नहीं है आप सोच रहे हो वो वाले मंत्री जी है, ये मंत्री नाम का मास्टर है जो क्या पढ़ाता है, देखिए क्या पढ़ाता है। बीच में आए कक्षा अध्यापक है। क्या है? कक्षा अध्यापक। ध्यान रखना बेटा, कक्षा और कक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। कक्षा मतलब वो चड्डी, और कक्षा मतलब वो क्लास। ध्यान रखना, वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का
हूक भरने लगता था। हूक के देता थे, हूक के नहीं देते थे, गांव में बच्चे हूक के मारते थे, मास्टर हूक के दे, हूक के तेरी दे, हूक के सुनिए, हूक भरने लगता था। मर गया, इस तरीके से नहीं कराने लगते थे, ऐसे हूक भरने लड़कों का मन में, उन लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, भाई मास्टर खतरनाक है, मंत्री वास्तव में मंत्री है। इसके कारण ऊधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था, पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, वैसे भी गणित के मास्टर से ना थर थर रूह कांपती थी कई बच्चों की। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते, एक हाथ लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे ठोक भी देते थे। वाह, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था, सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। अब तो मास्टर, मंत्री नामक मास्टर के चक्कर में सब लोग लाइन पर जरूर आ गए। वैसे अच्छा था, सुटाई वाला सिस्टम था तब, अच्छा था। आज तो भैया सुटाई अगर आपने कर दी तो सबसे पहले के तो पेरेंट्स भी क्या कहते थे, पेरेंट्स भी कहते थे भैया चमड़ी उधेड़ लेना तुम बच्चे की। आजकल के तो पेरेंट्स ही लड़ने आ जाएंगे, इसलिए आजकल आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते किसी भी कीमत पर। मैं तो फिर खैर पीटता नहीं हूं। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। क्लास में एक अच्छा लड़का था जिसका नाम था वसंत पाटिल। कौन था? वसंत पाटिल। होशियार था। हाँ, आपको होशियार चंद मिल गया, ये रहा वसंत पाटिल होशियार चंद। हाँ, यही है होशियार चंद। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरे के सवालों को जांच करता था, मास्टर उन्हीं को कॉपी जांचने के लिए दे देता था, जांचिए बेटा, देखिए बेटा, चेक करिए। जैसे मैं दे देता हूं कभी कभी एक हाथ बच्चे को, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक ठाक बच्चा होता है, या इंटेलिजेंट, आज के समय में इंटेलिजेंट से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि बच्चा आपकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कुछ तो सुनते ही नहीं है। हाँ, सुनते ही नहीं आपकी। बैठ, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था, रिस्पेक्ट सब करते थे उसकी। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, क्योंकि उम्र छोटी थी उसकी, क्योंकि ये बड़ी फेल हो गया तो आया, तो भैया समझ लीजिए मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर की कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मैं बड़ा हूं। मुझे ऐसा लगने लगा, दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना होगा। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मतलब पढ़ाई को पढ़ रहा है, कौन उधम कर रहा है, यार ये चीजों को मैं दिमाग लगाऊंगा तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, पर मुझे मॉनिटरी नहीं चाहिए भैया। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। अलग है मतलब। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों को पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा लिए। पहले ऐसे अच्छे वाले कवर नहीं आते थे, आजकल तो बच्चे कवर ही नहीं चढ़ाते, चाहे अखबारी हो चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि आजकल के बच्चों किताब की कोई वैल्यू है नहीं है। और बच्चे क्या करें, स्कूल वाले किताब चेंज कर देते हैं, हर साल नई किताब चाहिए। हाँ, पहली वाली किताबों का सिलेबस अब आउटडेटेड हो चुका, पहली वाली किताबें चलेंगी नहीं। हाँ, पहली वाली किताबों में अब जो नाउन की डेफिनेशन लिखी है वो गलत लिखी है, पहली वाली किताबों में जो हिंदी के जो पाठ है वो गलत है, जो ग्रामर के पोर्शन है वो गलत है, अब वो नहीं चलेगी। वाह क्या बात है, इतना गंदा सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम से पूरी की पूरी जो है एक शिक्षा में सबसे ज्यादा तो ये कागज कितना वेस्ट हो रहा है। हर साल नई किताबें छपती हैं, ये कागज वेस्टेज बच जाएगा अगर आप उन्हीं किताबों को दोबारा चलाने लगो तो। भाई ऐसा उल्टा सीधा, आप उन किताबों को, आप स्कूल की फीस ले रहे हो, आप कमीशन क्यों खा रहे हो उस पर, तो कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। हमें हर हालत में हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं किताबों को चलाना चाहिए। पर ठीक है, कहने से क्या होता है, सिस्टम तो जो चला रहा है वही बदल सकता है। ये प्राइवेट किताबों में यही हाल है, हर साल बदल जाती है। मैंने अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिया, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन में की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। अब तो मेरे सवाल सही होने लगे। एक दिन वसंत पाटिल को शाबाश बेटा शाबाश, मुझे भी मिला, दूसरे दिन शाबाश बेटा शाबाश, मतलब मैं भी पढ़ने लगा उसके साथ साथ। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। एक तरफ से वो सवाल कॉपी चेक करता था, एक तरफ से मैं सवाल चेक करता था। इसके कारण मेरी ही और वसंत की दोनों की दोस्ती जम गई मतलब बढ़िया बेस्ट फ्रेंड बन गए, बेस्टी नहीं, जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगा। वाह, मास्टर मुझे आनंदा कहने लगा। आनंदा मेरी मां कहती थी मुझसे, केवल कौन कहती थी, मेरी मां कहती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाता था। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा।
और न व सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। कौन सा मास्टर मराठी पढ़ाने आता था? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाते समय स्वयं में रम जाते थे। टीचर भी इतना अच्छा जो स्वयं में रम जाता था, पढ़ाते पढ़ाते खुद भी गाने लगता था, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। वाह, ऐसा ही टीचर होना चाहिए जो बच्चों के पढ़ाते पढ़ाते खुद भी चैप्टर में इतना एंगेज हो जाए कि चैप्टर में जान फूंक दे। ऐसे टीचर होने चाहिए। रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, बहुत ही अच्छा गला। मेरा तो ऐसा हो गया जैसे कौवा कांव कांव कर रहा हो, मेरा तो गला बैठ गया। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, और छंद भी बड़ा प्यार से पढ़ते थे। छंद मतलब छंद में ले तुक ब्राह्म और ये सारी चीजें बड़े समय से बोलते थे। बहुत अच्छा बोलने का उनका पैटर्न था। छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता। रसिकता मतलब बहुत ही मतलब रस प्रकट होते थे, उसे पढ़कर बड़ा आनंद आता था। रसिकता कि उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताओं कंठस्थ याद थी। इंग्लिश की पोइम भी उन्हें कंठस्थ याद थी। वाह, उन अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। लय, तुक, विराम चिन्ह आदि से रचना को सुगठित करते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। हमें पहले क्या कराते? पहले कविता का एक्सट्रैक्ट पढ़ाते, और एक्सट्रैक्ट पढ़ाने के बाद उसका अर्थ हमें बिल्कुल ऐसा बताते जैसे एक इमेज हो पूरी। एक स्टोरी चल रही हो हमारी आंखों के सामने। आगे सुनिए। पहले अब सुनिए, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बावा बोरकर, भारा, तांबे गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ पुरानी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। और कई बार उनके टीचर किसी लेखक के साथ पुरानी मुलाकात हुई, उसको भी वो क्या हमें सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे और वो खुद भी कविता लिखते थे। बढ़िया, अच्छा टीचर था मराठी का। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे, और खुद की कविता याद आ जाती थी तो उसको भी सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहा रहता था। मैं भी खो जाता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल, रस पीता रहता था। मैं भी पता है बड़ा सिंसियर होकर सुनता रहता था। सबसे पहले आपको कांस्टेंट और साइलेंट लिसनर बनना होगा। इसने यही किया, लिसन करता रहा, और लिसनिंग करने से जो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वो आप देख पाओगे। अगर आप इस वीडियो को तरीके से वॉच करते हो तो आप समझ पाओगे। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव में यति गति आरो और अवरो मतलब गति को खींचना, गति को कम करना के अनुसार ही गाता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था, और कविताओं जब मैं कहीं आता जाता था तो रास्ते भर भी कविता गाता था, आता था जाता था तो कविताएं गाता रहता था। और सो सीधी सी बात यह है, कविता गाकर मैंने सीखी, मैं कविता गाना शुरू कर दिया। तो आगे सुनिए। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग, मैं भी एक्टिंग करने लगा। उसके बाद मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती थी। इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। पहले मुझे ये काम अच्छे नहीं लगते थे, बोर होता था। अब मुझे पानी लगाते हुए भी, क्योंकि मैं कविताएं गा रहा हूं तो मैं तो इंटरेस्टेड वे में गाऊंगा, तो अब मैं फिर पता नहीं लगता था कब खेत में पानी लग गया। तो दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। अब हमेशा अकेले में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं अकेले में भी क्या कर सकता था, कविताएं गा सकता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब ऊब मतलब बोर होना। अब मैं बोर नहीं होता। क्यों? अकेलेपन से क्यों ऊब नहीं होती? मैं अपने आप में ही खेलने लगा, अपने आप से बात करने लगा, सद्दाऊ की तरह। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं दिल खोल के गा पाता था। हाँ, इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, इस किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। क्योंकि कभी कभी अभिनय, हमारी एक्टिंग खराब भी हो सकती है ना, तो खराब एक्टिंग को हम अपने अकेले में तो कर सकते हैं, लेकिन भाई लाइव जाके तो नहीं कर सकते। तो कभी कभी लाइव में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, समझिए आप।
इसका कारण कविताएं ऊंची आवाज में गाई जा सकेंगी, किसी भी तरह इसका अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था और मैं थुई थुई करके नाचता था। ठीक है, सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात परसते पांडरी गाया धरणी वरी, ये मराठी की लाइन है, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। क्या में था? उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने बुलाकर गवाया। मुझे पाठशाला के एक समारोह में भी गवाया। इसके कारण मुझे लगता था कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के सामने गाते हैं तो हमें एक ऊंचाई मिल जाती है। मैं भी पहले गाया करता था, लेकिन अब नहीं गाता, क्योंकि अब गला कैसा हो गया है जैसे कौआ कांव कांव कर रहा हो। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। अब तो पहले मैं सोचता था कवि कुछ अलग होते होंगे, यूनिक होते होंगे, लेकिन कवि तो हाड़ मास का ही पुतला होते हैं। मुझे पता लग गया मैं भी कवि बन सकता हूं। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ। क्या विश्वास हुआ? देखो भैया, पट्टा भैंस पे पड़ रहा है। काय पर पड़ रहा है? भैंस की पीठ पर रस लिख रखे, छंद अलंकार इसी पे लिखता है, इसी पे गाता है। वाह, कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मैंने कविता गाई। किस पर? मालती की बेल लगी हुई थी, वहां पर मास्टर ने एक आध कविता लिखी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। अब जब दोनों को देखा होता है तो फिर आप अच्छे से लिख पाते हो। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविता मैं बना सकता हूं। यह सब कुछ अनजाने में ही बोता रहता था। भैंस चराते चराते में फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में, खीसा जानते हो ना, दिस इज द खीसा, दिस इज द खीसा। देखो खीसा में रख रहा, ये खीसा है। खीसा जेब को बोलते हैं गांव में खीसा। इसलिए मैं अपने खीसा में क्या रखने लगा? हाँ, यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा और जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी कभी क्या होता है, अपन को अच्छी लाइन याद आ जाती तो हम लिख लें उसको। ठीक है, खीसा में क्या रखने लगा? कागज पेन रखने लगा। कभी वह ना होते हुए भी लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिख दे। हाँ, भैंस की पीठ थोड़ी सी क्या होती है, उस पर मिट्टी जमी होती है। मिट्टी जमी होती है, मिट्टी की परत होती है। आप उस पर थोड़ी सी लकड़ी वैसा कागज या नाखून वगैरह मारोगे ना तो उस पर लिख जाता है सफेद सफेद सा। मैंने भी लिख के प्रयास किया है। सो आप चले जाना नहीं, भैंस मार के उड़ा के, ध्यान रखना। हाँ, भैंस आपकी होनी चाहिए। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। और ध्यान रखना, शहरों की भैंसें नहीं, शहरों की भैंसें तो क्या है, गंदगी में जाके लौटती नहीं है तो उन पर कीचड़ नहीं जमा होता, तो उनकी पीठ पर नहीं लिखा जा सकता। उनकी पीठ तो बढ़िया एकदम से ऐसी होती है जो ब्यूटी पार्लर जैसी हो। हाँ, डेली तो नहाती हैं, उनको डेली नहलाते हैं उनके मालिक, सफाई करते हैं बिल्कुल। तो शहरों की भैंसें नहीं, चमकती रहती है वो तो। गांव की भैंसें जो मिट्टी में सनी होती है उस पर आप वैसे भी देखो, हम अपनी स्किन पर भी खींचते हैं ना तो उस पर भी सफेद सफेद निशान बन जाता है, ध्यान रखना। अभी सर्दियां आएंगी ना तब पता लगेगा आपको। रखने लगा। कभी वह ना होते हुए भी, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। या पत्थर की शिला पर कंकर से लिख लेता था। कभी कभी मैंने भी पत्थर की शिला मिल गई, उस पर लिख दिया। ठीक है, नाम लिख दिया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों की शिला पर नाम लिख देते हैं अपना। ईंट पत्थर उठाए, उससे ईंट से लिख दिया, लाल कलर से लिख दिया। कभी खड़िया चौक मिल गई तो उससे टीप दिया। जब कंठस्थ हो जाती थी तो पहुंच देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। मतलब कविता बनाने लगा, लड़का होशियार है। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता। मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वाह, रात को चला जाता मास्टर घर, मां साहब कविता बन गई सुन लो। मास्टर साहब कहते हो बेटा सवेरे आ जाता है। नहीं मां साहब सुन लो। तो वो मास्टर को कविता सुना देता था। आगे सुनिए। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती थी। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति
कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखे, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, और कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन का नियम क्या है, आदि सारी ग्रामर के रूल्स कवि को जो है, कवि ने जो है कवि को बताए। हाँ, लाइन बहुत अच्छी है, कवि ने कवि को बताए। उस समय वो उनके सामने बच्चा था, लेकिन बाद में वो भी कवि बना, लेखक बना। और यहां पर एक कवि ने, एक मास्टर ने अपने स्टूडेंट्स को नियम सिखाए हैं, रस छंद अलंकार कविता के लिए जो नियम थे वो सारे सिखाए हैं। कौन ने सिखाए हैं? जो मराठी का शिक्षक था, सौंदरगेकर है। आगे सुनिए, शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है? शुद्ध लेखन जरूरी है इसलिए आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। जिनकी हिंदी अच्छी होती है ना, वो एक्स्ट्रा मार्क्स पाते हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश अच्छी नहीं होनी चाहिए। यदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते, मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बता रहा है मुझे, कुछ अपना कोई सिखा रहा है। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की किताबें देते, ले बेटा पढ़ के आइयो गत्ते, अब मुंह सोना पढ़ी जाती, तू पढ़। कविता संग्रह देते, उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदरगेकर मास्टर का बहुत नजदीक पहुंच गया, और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय, तुक, विराम, सब आदि चीजों का बड़ा स्पेशल ध्यान रखने लगा मैं। आदि में सूक्ष्मता से देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा, और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ये अनुवाद एक्चुअल में केशव प्रथम वीर के द्वारा हिंदी में किया गया है। आप लिखी तो ये कविता मूल रूप से काय में गई थी, मराठी में गई थी, लेकिन किसने अनुवाद किया है? अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने, जो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल 99.99% ये चैप्टर आपको समझ में आएगा अगर आप क्या करोगे, तरीके से एक बार पूरी वीडियो वॉच करोगे। आप इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ओके, थैंक यू।